बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज सेल्स टैक्स के बारे में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो ऑडिटर के मुतालिक है कि ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाएगा, और इसमें स्पेशल ऑडिटर की बात कर रहे हैं जो कि जिसकी डिटेल जो है वो सेल्स टैक्स रूल 2006 में गिवन है, उसकी सिलेक्शन, उसका तरीक़ेकार सारा। तो ऑडिटर की क्या ज़िम्मेदारियां हैं, ऑडिटर कौन से प्रोफेशन का होगा, और अल्टीमेटली ऑडिटर ने जो अपने फंक्शंस करने हैं उसमें अगर वो कमी कोताही करता है तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या होगी, उस पर क्या लायबिलिटी, क्या पेनल्टी उस पर आएगी। फर्दर ये कि जो केसेस सेलेक्ट करने हैं जिनका ऑडिट होगा, डेफिनेटली बहुत सारे सेल्स टैक्स के फाइलर्स होंगे और उन फाइलर्स की सिलेक्शन कैसे होगी ये भी एक मामला है जो कि कंसीडर करना होगा। तो इसका तरीक़ेकार भी इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे। सबसे पहले है जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उसने अपना जितना काम कर लेगा, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेगा, यानी कि रिपोर्ट सबमिट करेगा कि इस बंदे का मैंने ऑडिट किया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे रिक्वायर्ड थे, जो उसका लेन देन है बिज़नेस में वो कैसे मैनेज कर रहा है, उसकी रिटर्न कैसे जमा करवा रहा है, यानी कि उसने पूरे महीने में जो उसका टैक्स पीरियड है उसमें कितनी उसने इनपुट टैक्स पे किया, कितनी उसने इंपोर्ट्स की, वाकई जितनी इंपोर्ट्स या रॉ मटेरियल यूज़ किया उस पर जो इनपुट टैक्स पे किया वो सही रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, और अगर ठीक कर रहा है तो उसको प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जो सेल कर रहा है, टर्नओवर वो सही रिपोर्ट कर रहा है, और उसके ऊपर जितना टैक्स पे कर रहा है या विद होल्ड कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है। और अगर वो रिफ़ंड के लिए क्लेम करता है या फिर एडजस्टेबल टैक्स जो है, जो इनपुट और आउटपुट दोनों का डिफरेंस होगा, वो सही क्लेम कर रहा है और अपने इनवॉइसेस वगैरह ठीक कर रहा है। ये सारे के सारे बेसिक उसके फंक्शंस होंगे जो कि ऑडिटर को देखने होंगे। तो ऑडिटर इस सारी चीज़ को चेक करने के बाद, थारोली ऑडिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट उसकी अपनी राय होगी, वो 100% कन्फर्म नहीं होती, श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि उसने भी थारोली A to Z हर चीज़ चेक नहीं की होती। उसमें भी उसने सैम्पलिंग लगाई होती है, जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं जिसके जो उसको अलाउड होते हैं उसी के मुताबिक, या रिस्क असेसमेंट को करते हुए जहाँ पे रिस्की एरिया होता है उसको थारोली चेक करता है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देता है। सेटिस्फैक्ट्री होती है या फिर नहीं सेटिस्फैक्ट्री होती, ये डिपेंड करता है उसकी वर्किंग पे और दूसरा टैक्स पेयर पे। तो साथ में टैक्स इसलिए मैं रीड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा उसको दोबारा जब रीड करें तो वो आपको अल्फाज अपने अपने लगें। द स्कोप ऑफ द स्पेशल ऑडिटर इज़ टू एक्सप्रेस हिज प्रोफेशनल ओपिनियन। वो अपने पेशा के लिहाज से जो एक्सपर्टीज़ हैं वो अपनी राय देगा किसके मुतालिक, ऑन द मैटर्स स्पेसिफाइड इन रूल्स एंड मैटर्स लेड डाउन इन हिज टर्म ऑफ रेफरेंसेस। टर्म ऑफ रेफरेंसेस के किस टर्म पे उसको बुलाया गया, उसको क्या मैंडेट दिया गया, उसको कौन सा एरिया दिया गया, उस एरिया को वेरीफाई किस तरीके से करेगा, और रूल के मुताबिक अपनी वो प्रोफेशनल रिपोर्ट पेश करेगा, अपनी ओपिनियन देगा। द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड इन द टर्म ऑफ रेफरेंस। कि ये जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उस ऑडिट रेफरेंस में या टर्म ऑफ रेफरेंस में जो उसके साथ एंगेजमेंट की टर्म्स होती है, स्पेसिफाई की गई होती हैं, उसके मुताबिक वो अपनी रिपोर्ट देगा, अपना जवाब देगा। उसके मुताबिक ही उसने वर्किंग अपनी बतानी कि मैंने क्या क्या चेक किया, मुझे क्या चीज़ें मिली, मैं सेटिस्फाई हूँ, नहीं सेटिस्फाई हूँ, उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो कौन से एरिया में हैं, वो सारी चीज़ें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसके साथ एग्रीड हुई होंगी उसके मुताबिक ही वो काम करेगा। अच्छा, अगर वो ऑडिटर को रख लिया, अब वो प्रोफेशनली उधर से भी उसने अपनी ले ली फ़ीस वगैरह या जो उसके सर्विस चार्जेस हैं उसने ले लिए, आगे चल के वो सेल्स टैक्स से जो रजिस्टर्ड पर्सन है उससे मुका कर ले और अपनी जेब उधर से भी भर ले, तो फिर इसी लिए पेनल्टी भी उस पर आयद की गई। एक प्रोफेशन है और उसको प्रोफेशनली हैंडल करेगा। अगर उसकी कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, उसका भी ऑडिट होगा, ऑडिटर का भी, तो उसके सामने कोई चीज़ ऐसी आती है तो फिर उसको भी पेनल्टी पड़ेगी। कौन कौन सी पेनल्टी पड़ेगी? वेयर अ स्पेशल ऑडिटर वायोलेट्स एनी प्रोविजन ऑफ द स्पेशल ऑडिट रूल्स। स्पेशल ऑडिट के जो रूल्स सेल्स टैक्स रूल में गिवन है उनसे अगर वो वायलेट करेगा, उसके मुताबिक काम नहीं करेगा, और एनी क्लॉज ऑफ हिज टर्म्स ऑफ रेफरेंस, या जो उसके साथ हमने एंगेजमेंट के लिए टर्म्स स्पेसिफाई की थी क्लाइंट के लिए ऑडिट करने के लिए, बोर्ड ने, यानी कि जो ऑडिटर है, बोर्ड और ऑडिटर के आपस में जो एक एग्रीमेंट होता है कि जी आपने फ़लाँ लोगों का या इस कैटेगरी के लोगों का ऑडिट करना है और ऑडिट करने के बाद आपने रिपोर्ट देनी है, तो ये आपने एरियाज़ को देखना है और अपने फ़लाँ टॉपिक पे या फ़लाँ एरिया पे रिपोर्ट आपने देनी है।
तो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसको कहेंगे, जो एग्रीमेंट आपस में होगा, तो उसको अगर वो वायलेट करता है, ही शैल डिसाइड्स एनी अदर एक्शन अंडर द लॉ के मुताबिक या कानून के तनाजुर में देखा जाएगा कि उसने वायलेशन क्या की। ये नहीं है कि टर्म ऑफ रेफरेंस या फिर रूल को वायलेट किया, जो उसके मुताबिक सज़ाएं मेंशन है वही रहेंगी, बल्कि अगर कोई और भी उसके अलावा काम करेगा तो कानून के मुताबिक उस पर शिकंजे में उसको लाया जाएगा। बी लायबल टू द फॉलोइंग पेनल्टीज़। कौन कौन सी पेनल्टी होगी? सबसे पहले तो जो उसकी फ़ी बनती है वो उसको दी नहीं जाएगी, अगर दे दी गई है तो उसको लेटर लिखा जाएगा और वो विद इन अ वीक उसको रिटर्न करेगा। और इसके अलावा अगर चार्टेड अकाउंटेंट है तो चार्टेड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक वायलेशन पे जो सज़ा बनती है वो दी जाएगी। अगर कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो एक्ट 1966 जो है कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के एक्ट के मुताबिक उसकी जो सज़ा है वो उसको मिलेगी। और इसके अलावा सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक जो प्रोफेशनल सर्विसेज के अदा करने में या परफॉर्म करने में उसने जो वायलेशन की होगी उसके मुताबिक भी जो फाइन पनिशमेंट बनती होगी वो भी होगी। इसको रीड आउट कर लेते हैं। द पेमेंट ऑफ फी शैल बी विदहेल्ड इन अ केस वेयर पेमेंट हैज़ ऑलरेडी बिन मेड। अगर उसको पहले ही पेमेंट कर दी गई है उसकी फ़ीस वगैरह, वेदर फुल और पार्ट, यानी कि कंप्लीट अगर 2 लाख फ़ीस मुतय्यन की गई थी तो 2 लाख, और अगर 2 लाख में से 50,000 पहले दे दी गई थी, बाकी कहा गया कि रिपोर्ट के बाद 1.5 लाख आपको मिलेगी, तो ये जो पार्ट है यानी कि कुछ हिस्सा उसको पहले मिल गया या कुछ हिस्सा अभी या सारे का सारा हिस्सा पहले मिल गया, यानी कि फुल। द बोर्ड शैल इशू अ डिमांड नोटिस फॉर इट्स रिटर्न। तो बोर्ड जो है उसकी अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसको लेटर लिखेंगी कि आप ये अपनी जो फीस है एज ए फाइन वापस कर दें। द ऑडिटर शैल बी बाउंड टू रीपे द अमाउंट विद इन 1 वीक ऑफ इशुएंस ऑफ सच नोटिस। इस तरह का अगर कोई नोटिस इशू होता है तो वो पाबंद है कि 1 हफ्ते के अंदर वो फीस रिटर्न कर दे। अब फर्दर क्या है, एक्शन अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा, और द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एक्ट 1966 में भी इनिशिएटेड, तो इसके मुताबिक एक्शन भी लिया जाएगा। तीसरे नंबर पे द ऑडिटर मे बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद है जी अब सिलेक्शन भी होगी, टर्म ऑफ एग्रीमेंट भी हो गई, सारा कुछ वो हो गया फाइनलाइज सारी चीज़ें। तो अब है सिलेक्शन फॉर ऑडिट बाय द बोर्ड। सिलेक्शन, आपने अल्फाज पे गौर करना, सिलेक्शन फॉर ऑडिट बाय द बोर्ड, कि किस एरिया का ऑडिट करना है, कौन कौन से शख्स का ऑडिट करना है, और पहली फेज़ में किसका करना है, दूसरी में किस तरह करना है, ये उसके साथ उनकी सिलेक्शन कैसे होगी। ये नहीं है कि आपने टारगेटेड ऑपरेशन करना है और जो आपके साथ को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं या जो आप विक्टिमाइज जिन लोगों को करना चाहते हैं उनका आप ऑडिट करवाएं, बल्कि ये भी एक मैकेनिकल सिस्टम के ज़रिए से प्रोसेस होगा। उसका तरीक़ेकार क्या होगा समझना ज़रूरी है। समझने की आता कि मे बी क्वेश्चन इससे इतना एडवांस है, लेकिन चूंकि हम टैक्स पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ें इसमें आ रही हैं तो वो आपको समझा होगा, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। द FBR may select persons or classes of persons for the audit tax affairs through computer ballot, कि जो लोगों को सेलेक्ट करना है जिन जिनका ऑडिट होगा वो कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए बैलेटिंग होगी, उनके CNICs उनके टैक्स नंबर वगैरह इंटर किए होंगे, तो उसके मुताबिक वो रैंडमली सेलेक्ट कर लेगा कि 10 बंदों को सिलेक्ट करना है, 5 को करना है, जितना भी करना है। विच मे बी रैंडम और पैरामेट्रिक एज डीम्ड फिट बाई इट द FBR। अब पैरामीट्रिक का मतलब ये कि आप पैरामीटर उसमें ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो ऑडिटर है ये चूँकि रेजिडेंट है या फिर इसने सेटल होना है पिंडी इस्लामाबाद में, तो 1 महीने में हम सिर्फ पिंडी के रेजिडेंट्स के जितने भी CNICs हैं, टैक्स नंबर हैं, उनको डाल देते हैं और उनमें से कहते हैं कि जी सिलेक्ट कर लो, तो वो उनके नाम सेलेक्ट कर लेता है या NTR नंबर सेलेक्ट कर लेता है। तो इट्स मीन के पैरामीट्रिक, यानी कि हमने पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिया। इट शैल बी डीम्ड दैट द FBR शैल ऑलवेज हैव हैड द पावर टू सेलेक्ट एनी पर्सन फॉर ऑडिट। ये बात आपने देर में याद रखनी है कि FBR के पास ये पावर है, कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करें, कोई भी सिस्टम यूज़ करें, वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन FBR की मर्ज़ी है जिसको ऑडिट करवाना चाहें वो ऑडिट करवा सकते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ द FBR शैल कीप द सिलेक्शन पैरामीटर कॉन्फिडेंशियल। ये पैरामीटर्स हैं उनको सीक्रेट रखा जाएगा कि हमने कौन सा तरीक़ाकार अप्लाई किया है। Audit of person so selected shall be conducted in accordance with the procedures submitted in Section 25 of the Sales Tax Act 1990। 1990 के एक्ट के मुताबिक उसका जो सेक्शन 25 है उसके मुताबिक उसका इंडिविजुअल जो सेलेक्ट किया जाएगा उसका ऑडिट किया जाएगा। अब सिलेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट, सिलेक्शन हो गई, अब ऑडिट किस किस चीज़ का हमने करना है। द फॉलोइंग स्टेप शैल बी फॉलोड वाइल selecting cases for the audit through a computer ballot
और ऑन रैंडम एंड पैरामेट्रिक सिलेक्शन बेसिस फॉर टैक्स पीरियड मेंशन देयरिन, कि उसमें जो पीरियड भी हम करना चाहते हैं जिसका ऑडिट, तो उसमें सिलेक्शन कंप्यूटर के ज़रिए से जब हो जाएगी तो क्या क्या देखा जाएगा, डेटा फॉर ऑल रिटर्न फाइल्ड शैल बी यूटिलाइज्ड एज बेसिक डाटा, कि जितने लोगों ने, फर्स्ट की अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त के महीने में जितने लोगों ने फाइल की अपनी रिटर्न्स, यानी कि जितने भी टैक्स पेयर थे उन्होंने अपनी डेटा दिया कि हमने इतना फाइलें यानी कि उसकी रिपोर्ट सबमिट की कि इतना हमने, वो इसका अपना प्रोसीजर है जो टैक्स पेयर होता है उसको फाइल अपनी रिटर्न करने के लिए। दूसरे नंबर पे क्या है कि वो सारा डाटा तो बेसिक हो गया कि हमारे पास 200 लोग थे या 500 लोग थे या 2000 लोग थे जिन्होंने टैक्स पे किया, उन्होंने रिटर्नें जमा करवाई। अब 2000 या 2 लाख जितने भी लोग थे उनका एक हमारे पास बेसिक डाटा आ गया, वो डाटा बेस है। अब दूसरा स्टेप क्या है, FBR शैल डिसाइड द केसेस पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन विच आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑडिट सिलेक्शन। अब उसमें अगर फर्ज किया FBR ये कहता है कि जिनकी सेल रिटर्न्स जो है या टर्नओवर है 10 लाख से कम है उनको एक्सक्लूड करने, 10 लाख निकाल दिए, अब 10,000 में से 3,000 बच गए, ठीक है। वो कहते हैं जी इतने 10,000 की जिसकी सेल्स हैं उसने कितना फ्रॉड कर लेना है, छोटे मोटे फ्रॉड की खैर है, हम पहले बड़े बड़े जो मामला हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। तो इसलिए उनमें से कोई एक्सक्लूड करना है तो वो हो जाएगा। फर्दर तीसरा स्टेप क्या है, प्रायर टू दी प्रोसेस ऑफ बैलेटिंग और सिलेक्शन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शैल बी पब्लिसाइज्ड ईच ईयर थ्रू FBR वेब पोर्टल। वेब पोर्टल पे आपने कौन कौन से क्या डालना है, केसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑडिट सिलेक्शन, के ऑडिट सिलेक्शन में जिन लोगों को नहीं रखा गया उसकी भी लिस्ट होगी। प्री डिटरमेंट परसेंटेज ऑफ केसेस टू बी सिलेक्टेड फॉर ऑडिट फॉर ई टैक्स पीरियड, यानी कि अगर अगस्त में 5% लोगों का आपने करना तो प्री डिटरमेंट परसेंटेज आपने बतानी है कि ये इतने लोगों का टैक्स की जो ऑडिट होगा, स्पेशल ऑडिट या ऑडिटर ऑडिट करेगा वो इतने लोगों का करेगा। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड केसेस इमीडिएट आफ्टर द कंप्यूटर बैलेटिंग, जब बैलेटिंग हो गई तो 20 लोगों का फर्ज की ऑडिट करना था उस ऑडिटर ने, तो उनकी एक लिस्ट फिर पब्लिश की जाएगी कि बैलेटिंग के बाद इन 20 लोगों का नाम है और इनका ऑडिट किया जाएगा। द डाटा ऑफ द केसेस नॉट एक्सक्लूडेड शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर बैलेटिंग, कि डाटा जिसको हमने एक्सक्लूड नहीं किया फर्दर जब बैलेटिंग होगी उसको फिर डालेंगे, जिसको एक्सक्लूड कर दिया सो एक्सक्लूडेड है। 5वें नंबर, द होल बैलेटिंग सिस्टम फॉर ऑडिट सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ओनली ऑन द NTN CNICs ऑफ द फाइलर्स, यानी कि ये 2 डेटाबेस आप यूज़ करेंगे, एक नेशनल टैक्स नंबर उसका जो होगा और एक टैक्स पेयर का CNIC, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 6ठे नंबर पे क्या होगा, द NTNs एंड CNICs ऑफ सिलेक्टेड केसेस शैल बी कम्युनिकेटेड टू द RTOs एंड LTU हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, जिस एरिया में जहाँ पे वो रहता है उसके RTO को, जो रीजनल टैक्स ऑफिस है उसको, या फिर लोकल टैक्स यूनिट जो है उसकी बनी है, उनको बताया जाएगा कि आपके एरिया में फलां जो टैक्स पेयर है उसका ऑडिट किया जाएगा। 7वें नंबर पे, फॉर सिलेक्शन ऑफ केसेस ऑन पैरामेट्रिक बेसिस रिस्क पैरामीटर्स फॉर पर्सन्स और क्लासेस ऑफ पर्सन्स टू बी यूज्ड फॉर बैलेटिंग शैल बी डिटरमिन्ड बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग, कि अगर आपको लगता है कि जी देखें रियल इस्टेट वाले टैक्स अवॉइड कर रहे हैं या फिर बेकरी वाले टैक्स इवेड कर रहे हैं, तो आप पैरामीटर लगा देते हैं कि जितने भी हमारे पास टैक्स पेयर्स हैं पैरामीटर्स उन पे लगा दिया कि ये बेकरी वाले आ जाना हमारे पास, तो बेकरी वाले 200 लोग निकले, उनमें से फिर आप बैलेटिंग करते हैं 20 लोगों को निकाल लिया, इट्स मीन कि आप उनको टारगेट कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है जो टैक्स को इवेड कर रहे हैं। ऑडिट सिलेक्शन पैरामीटर्स में बी यूज्ड अपॉन फॉलोइंग, तो जो पैरामीटर्स आपने रखने हैं ऑडिट सिलेक्शन पैरामीटर्स, तो वो किस पे बेस करते हैं, फिनेंशियल रेशियोज फॉर द ईयर विज द हिस्ट्री ऑफ द केस, कि एक केस कैसे साल चल रहा है या किसी का ऑडिट ही नहीं हो रहा, उसकी बेसिस पे हो सकता है। फिनेंशियल रेशियोज कि कौन सी रेशियो के हिसाब से, कोई फिनेंशियल रेशियो कोई भी आप एसेट्स के हिसाब से या प्रॉफिट की रेशियो, लिक्विडिटी की कोई भी रेशियो लगा सकते हैं, तो उसकी बेसिस पे आपने देखना है कि कौन से लोगों को आपने रिस्क में रखा है कि यहाँ पे रिस्की एरिया है, यहाँ पे इन लोगों को हमें टारगेट करना है। इंडस्ट्रियल कंपैरिजन और बेंचमार्क, कि आपस में इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आपस में अगर कंपैरिजन करते हैं तो जिस इंडस्ट्री से ज़्यादा टैक्स आ रहा है डेफिनेटली वो पे कर रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्री सेम वॉल्यूम की है और वहाँ से इतनी टैक्स की कलेक्शन नहीं हो रही, तो ये एक रिस्क है कि यहाँ पे टैक्स इवेड हो रहा है, तो उनको भी रख सकते हैं। क्वांटम ऑफ लॉसेज और रिफंड बियॉन्ड सर्टन थ्रेशोल्ड, आप ये भी देख सकते हैं कि जिन्होंने 20 लाख टैक्स पे किया और रिफंड उनकी 15,000, यानी कि तकरीबन 80% वो क्लेम कर रहे हैं, इन लोगों को रख ले टारगेट पे, तो ये भी हो सकता है। कंप्लायंस हिस्ट्री, जो लोग टैक्स इन टाइम पे कर रहे हैं उनको एक्सक्लूड कर दें, जो कभी पे करते हैं कभी नहीं पे करते, तो इन लोगों को टारगेट कर लें, तो ये भी हो सकता है कि रिस्क एरिया इसको ज़रा टारगेट कर लें। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है, किस तरह का प्रॉब्लम FBR फेस कर रहा है, कैसे रिटर्न
इन्हेंस की जा सकती हैं। तो मकसद क्या होता है कि टैक्स सिस्टम को बेहतर से बेहतर करना। इसके अलावा कंप्यूटर बैलेटिंग प्रोसेस इन बोथ कैटेगरीज शैल बी हेल्ड इन प्रेजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड टैक्स बार एसोसिएशन, यानी कि टैक्स बार एसोसिएशन, चैम्बर कॉमर्स और इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनमें रैप मौजूद होंगे जब ये पूरा प्रोसेस करेंगे। यानी कि कंप्यूटर बैलेटिंग प्रोसेस इन बोथ कैटेगरीज शैल बी हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वो रैप जो हैं उनके मौजूद हों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी, टैक्स बार एसोसिएशन से भी। तो ये तरीक़ेकार होगा कि स्पेशल ऑडिटर जो है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसकी क्या होती है, रिपोर्ट उसने देनी होती है, यानी कि ओपिनियन ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश, यानी कि ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन देनी होती है। और उसके बाद फर्दर हमने बात की कि उसके अगर वो वायलेट करता है, कौन कौन से रूल को वायलेट करता है, तो एक्शन उसके 3 किस्म के इनिशिएट किए जा सकते हैं। तो वो पेनल्टी के में आते हैं। और उसके बाद जब ये डन हो गया तो ऑडिट अगर उसने कंडक्ट करना है तो ये हमने डेटाबेस देखी, तकरीबन 8 स्टेप्स हैं जिनको वो फॉलो करेगा। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा और आपने इसको याद रखने की कोशिश करनी है। एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। जब टैक्स की बात हो रही होगी तो आपको माइंड में होना चाहिए कि क्या चीज़ थी और क्या बात हुई।